तो फिर से वेलकम करता हूँ सभी को एक और नए वीडियो में, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के रिलेटेड होगा। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि हम रेजिस्टर्स को कैसे कैसे सर्किट में लगा सकते हैं या फिर कनेक्ट कर सकते हैं। तो दो तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक है सीरीज़ तरीके से, दूसरा है पैरेलली, है ना। एक और तरीका भी होता है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड सीरीज़। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको लिख लेना है। इसका कोई डेफिनेशन कुछ होता नहीं है, ठीक है। मिक्स्ड सीरीज़ कॉम्बिनेशन एक्चुअली इसमें होता क्या है कि इसमें पैरेलल भी होता है और सीरीज़ भी होता है, दोनों मिक्स्ड होते हैं। ये कब होता है? बिकॉज़ कुछ कुछ केसेस में देखा जाता है कि पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जो रेजिस्टेंस हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा, और कभी कभी देखा जाता है कि सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद जो रेजिस्टेंस हमें चाहिए था वो नहीं मिल रहा। तब हम क्या करते हैं कि आधा अधूरा पैरेलल करते हैं, आधा अधूरा सीरीज़ करते हैं। ऐसे करके हम वो वाला रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस हम इसको ऑब्टेन करते हैं। तो इसका डायग्राम आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दो तरीके के हो सकते हैं मिक्स्ड, ओके। तो पहला ऐसा हो सकता है, पहला सीरीज़, फिर जो दोनों बाद, फिर जो दोनों होंगे बाद वाले दोनों वो पैरेलल में, ऐसा भी हो सकता है। ओके, लाइक दिस। कुछ ऐसा। तो दिस इज़ रेजिस्टेंस 1, दिस इज़ रेजिस्टेंस 2 और दिस इज़ रेजिस्टेंस 3। तो इस वाले सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा या फिर टोटल रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, ओके। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इसको पैरेलल सीरीज़ का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा, जिससे कि हम क्या करेंगे कि इन दो रेजिस्टर्स के जगह पर हम एक ऐसा रेजिस्टर चूज़ करेंगे जो वही काम करेगा जो ये दोनों मिलकर करेंगे। मतलब मैं अभी एक और ऐसा रेजिस्टर चाहता हूँ जो इन दोनों के बराबर काम करे, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे कि हमें कितना रेजिस्टेंस का रेजिस्टर चाहिए जो इन दोनों के बराबर काम करे। अगर हम इन दोनों के अलावा, सपोज़ मैंने इन दोनों को लगाया नहीं, मैंने बस इसके बाद मैंने एक ऐसा सिंगल एक रेजिस्टर लगा दिया जो इन दोनों के बराबर ही काम कर रहा है, तो इस रेजिस्टर का वैल्यू कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे कनेक्शन में कनेक्टेड है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता है कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा कि सिंस R2 एंड R3 आर connected in parallel, therefore फॉर्मूला क्या है? 1/RP इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ऐसे निकालोगे तो यहाँ से RP हो जाएगा R3 इंटू R2 बाय R2 प्लस R3, ठीक है। तो यहाँ से तुमको इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब क्या हुआ कि तुमने इन दोनों रेजिस्टर्स को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टर लगाया जिसका रेजिस्टेंस इसके बराबर है। अब गौर से देखो, अब इस पूरे सर्किट का, अब ये नया सर्किट है, इस नए सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो तुमको देखना पड़ेगा कि दोनों रेजिस्टर्स किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो दोनों सीरीज़ में है, तो सीरीज़ का
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? तो तुम बोलोगे भाई आसान है। नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट किसके बराबर होगा? आर एस के बराबर होगा। और आर एस किसके बराबर होगा? R1 प्लस RP के बराबर होगा। ठीक है, इस केस में मतलब कि R1 प्लस R3 इंटू R2 प्लस R3। ठीक है, ऐसे होगा। तो इसके बराबर वैल्यू होगा इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। ओके, तो ये है 1 नंबर। ऐसा भी हो सकता है। ओके, ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट केस। अब दूसरा केस कुछ ऐसा भी हो सकता है। नाउ नंबर 2, दूसरे तरीके से भी हो सकता है मिक्स्ड सीरीज़, कुछ अलग तरीके से हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि पहले के 2 रेजिस्टर्स को, ठीक है, फर्स्ट 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल, पहले के 2 रेजिस्टर्स होंगे पैरेलल में, और जो थर्ड वन होगा वो होगा सीरीज़ में। ठीक है, तो ऐसे भी हम 3 रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट 2 इन पैरेलल कनेक्शन एंड थर्ड वन इन सीरीज़। अब जो थर्ड वन होगा वो सीरीज़ में होगा, कुछ ऐसा। ओके, दिस इज़ R1, दिस इज़ R2 एंड दिस इज़ R3। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी तुम कनेक्शन दे सकते हो। अब यहाँ पर इस पूरे सर्किट का तुम रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो लिखना पड़ेगा कि सिंस R1 and R2 are connected in parallel, therefore 1 by RP equals to 1 by R1 plus 1 by R2। तो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, मतलब कि अगर मैं चाहूँ तो इन 2 रेजिस्टर्स को हटाकर इसकी जगह पर एक नया रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ जो अकेला होगा, सिंगल रेजिस्टर, जो इन दोनों के बराबर ही काम करके देगा हमें। ओके, अब देखो न्यू सर्किट बन चुका है कुछ ऐसा। अभी ये हमारा न्यू सर्किट है। इसमें अभी इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो रेजिस्टर्स देखना पड़ेगा कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो हमें एक ऐसा रेजिस्टर ढूंढना पड़ेगा जो इन दोनों के बराबर काम करे। तो अगर हम ऐसा एक ढूंढ लेते हैं तो हम उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस अगर निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या है। मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं 2 रेजिस्टर्स नहीं लगाना चाहता सर्किट में, मैं एक ही लगाना चाहता हूँ जो इन दोनों के बराबर काम करके देगा मुझे। तब मैं इसको कैसे निकालूंगा? तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि रेजिस्टर्स जो है वो कैसे कनेक्टेड है। तो वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो सीरीज़ में जब कनेक्टेड होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? सिंपली प्लस करना। तो सिंपली नाउ रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इक्वल्स टू आर एस करना पड़ेगा। और आर एस किसके बराबर होगा? आर एस बराबर होगा आर पी, इस वैल्यू के बराबर, प्लस R3 के बराबर। ठीक है, तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस।
ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, मिक्स सीरीज हो सकता है कुछ। ठीक है। तो 3 रेजिस्टर्स के लिए याद रखना, फॉर ओनली 3 रेजिस्टर्स 2 तरीके के हो सकते हैं। अगर 4 रेजिस्टर्स होंगे तो 3 वेज होंगे लगाने के मिक्स्ड सीरीज़ में। ओके। तो अब मैंने आपको एक बोला था चीज़ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वह उस पैरेलल कनेक्शन में लगाया हुआ सबसे छोटा रेजिस्टेंस के वैल्यू से भी छोटा होता है। तो मतलब अगर मैंने पैरेलली 3 रेजिस्टर्स को लगाया कुछ ऐसे, ठीक है, ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 4 ओम, तो मुझे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, मुझे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा उसका जो वैल्यू होगा वो पैरेलल कनेक्शन में लगाया हुआ जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 2 ओम है, उससे भी छोटा वैल्यू होगा ये अगर पैरेलल में लगाया गया है तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा लेस देन 2 ओम। ठीक है, इसका वैल्यू x है तो x का वैल्यू होगा लेस देन 2 ओम। अब ये हुआ कैसे है, ठीक है, इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, आई विल नाउ शो यू द प्रूफ। तो प्रूफ लिखो, शो दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका जो रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन द इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करना है। हमें पता है कि पैरेलल कनेक्शन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसको निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, 3 रेजिस्टर्स के लिए मैं इसका वैल्यू निकालता हूँ ऐसे, है ना, फॉर 3 रेजिस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं R1 R2, तुम एग्जाम्पल मत लिखना, मत समझाने के लिए मैं इसको बोल रहा हूँ। सपोज रेजिस्टर R3 का रेजिस्टेंस है 8 ओम, रेजिस्टर 2 का है 5 ओम और रेजिस्टर 1 का रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है वो 2 ओम है। अब ज़रा सोचो ये जो 1/RP का वैल्यू है, क्या ये 1/R1 के वैल्यू के बराबर है? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है आपसे, क्या ये इक्वल टू है या नहीं? क्या 1/RP का वैल्यू 1/R1 के वैल्यू के बराबर है या नहीं? ज़रा सोचो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। देखो हमें पता है, ये दिख रहा है हमें कि 1/2, 1/5 और 1/8 को सम करने के बाद जो वैल्यू मिल रहा है वो वैल्यू 1/RP के बराबर है। मतलब कि अगर हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझे तो मान लेते हैं ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, ये 3 गुंडे हैं, ठीक है, और ये अपना हीरो है। तो क्या ये हीरो का जो पावर है क्या वो एक गुंडे के बराबर है? मैं ये पूछ रहा हूँ। तो तुम बोलोगे भाई नहीं, तो क्या है आंसर ये है कि 3 गुंडों का जो पावर है उनका सम मतलब उनका पावर को मिलाकर जितना पावर है
वो अकेला पावर इस हीरो के अंदर है। इसका मतलब एक गुंडे के अंदर जितना पावर है उतना पावर इस हीरो के अंदर नहीं है, बल्कि उन तीनों गुंडों को मिलाकर जितना पावर है उतना पावर इस हीरो के अंदर है। ये क्लियर है? ये क्लियर है? तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 1/RP, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे मतलब एग्जाम्पल को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से तुम लिखो 1/RP इज़ ग्रेटर देन 1/R1, ऑब्वियसली ग्रेटर देन। फिर 1/RP इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 1/R2, ऑब्वियसली, ठीक है, बिकॉज तीनों गुंडों का पावर मिलाकर वो हीरो के पावर के बराबर है। तो सिर्फ एक गुंडे का पावर हीरो के बराबर नहीं है ना? अगर होता तो हमें इन प्लस इनको इस बाकियों को लिखने की ज़रूरत पड़ता ही नहीं है। हमने इन बाकियों को लिखा क्यों? बिकॉज इसका वैल्यू इन तीनों के पावर को मिलाकर जितना पावर है उसके बराबर है। तो इट मीन्स दैट इसका पावर इसके बराबर नहीं है, इसका पावर इसके बराबर नहीं है, इसका पावर इसके बराबर नहीं है, बल्कि इन तीनों के पावर के सम के बराबर है। क्लियर है ये? अच्छा, इसके बाद 1/RP इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1/R3, ठीक है। लेकिन ये तो 1/RP का वैल्यू है, लेकिन जब हम इसको RP कर लेंगे, जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन भी उल्टा हो जाता है, ये इनइक्वलिटी है, ठीक है। तो जब तुम रेसिप्रोकल करोगे तो इसका वैल्यू RP का वैल्यू R1 से छोटा, फिर RP का वैल्यू R2 से भी छोटा, फिर RP का वैल्यू फिर से R3 से भी छोटा। तो RP का वैल्यू इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, सबसे छोटा है वो, ठीक है। इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, मतलब सबसे छोटा है वो, ठीक है। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल, देयरफॉर RP इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस अमंग ऑल, ठीक है, ठीक है। बिकॉज देखो वो इस गुंडे से भी छोटा है RP का वैल्यू, इस वाले गुंडे से भी छोटा है, इस वाले गुंडे से भी छोटा है, मतलब क्या वो तीनों के तीनों गुंडों से क्या है, उसका पावर बहुत छोटा है। अगर ऐसा होता कि भाई वो एक गुंडे से उसका पावर ज़्यादा होता तो हम कह सकते थे कि इसका पावर इस गुंडे से ज़्यादा है लेकिन बाकी दो गुंडों से छोटा है, कम है। लेकिन तीनों के तीनों गुंडों के पावर से इसका पावर कम है, मतलब ये सबसे कम ताकतवर है। अब ये हुआ कैसे, ये वाला जगह कैसे हुआ कि भाई रेसिप्रोकल जब हमने से किया तो साइन चेंज कैसे हुआ? तो मान लेते हैं 1/RP का वैल्यू जो है वो हमने मान लेते हैं 10 है। तो 1/RP का वैल्यू, अच्छा रुको 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 थोड़ा वेट, 1/RP इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/5, इस यहाँ से RP का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम होगा टूल से दिया 1 5 और ये 4 20 होगा, ठीक है। सो 20 होने से ये 10 प्लस 4 प्लस 8 कैसे होगा यहाँ पर, 2,5,8, 2 दिया 1 फिर 5 फिर 4, ये ओह सॉरी 40 होगा। तो 20 प्लस ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, तो 33/40 आई गेस, ओके 33/40। तो यहाँ से इसका उल्टा कर दो तो RP का वैल्यू हो जाएगा 40/33, ठीक है, 40/33। अब गौर से देखो RP का वैल्यू कितना है, 40/33 है ना। तो RP का वैल्यू है 40/33, इसको साइड में रखते हैं। R1 का वैल्यू कितना था, R1 का वैल्यू था 2, R2 का वैल्यू हमने कितना लिया था, सपोज लेट 5 है, R3 का वैल्यू कितना था 8, ठीक है। अब अगर तुम 1/RP का वैल्यू निकालते हो तो कितना होगा, 1/40/33, मतलब क्या, सिमिलरली मैं ऐसे लिख सकता हूँ 33/40, 33/40 कितना होता है, कैलकुलेशन करता हूँ रुको कैलकुलेटर में, तो एग्जैक्ट वैल्यू तुमको पता चल जाएगा।
33 डिवाइडेड बाई 40 कितना आ गया 0.825। उसी जगह पर तुम अभी 1/R1 का वैल्यू करो कितना आता है, तो 1/2 0.5। तो तुम क्लियरली देख सकते हो, यू कैन क्लियरली सी दैट 1/RP इज़ ग्रेटर देन 1/R1। ठीक है, बिकॉज RP का 1/RP का वैल्यू 0.825 और ये है 0.5, तो 8 बड़ा है ऑब्वियसली 5 से। ओके, अब गौर से देखो, जब हम इसको उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब क्या, अभी हम इसको RP करेंगे, ठीक है, RP का वैल्यू तो इतना आता है, ठीक है। अब देखो RP का वैल्यू कितना है, RP का वैल्यू 40/33, देखते हैं पॉइंट में कितना आता है। तो 40 डिवाइडेड बाई 33 कितना आता है 1.2121 ऐसा करके, अच्छा 1.21 बार, ठीक है। और R1 का वैल्यू कितना है 2 है। तो तुमने गौर से देख ही लिया होगा कि RP का वैल्यू इज़ स्मॉलर देन R1 का वैल्यू, बिकॉज ये है 1 और ये है 2, ठीक है। तो क्या हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है? जी हाँ। अगर भी विश्वास नहीं होता तो मैं और भी बाकियों से कंपेयर कर लेता हूँ। तो 1/RP का वैल्यू हमें मिला था 33/40, जो कि था 0.825, है ना, 0.825। अभी 1/R2 करो, मतलब 1/5 कितना आता है, 1/5 कितना आता है 0.2। तो कौन बड़ा है, 0.8 बड़ा है या 0.2 बड़ा है? तुम बोलोगे 0.8। तो यहाँ पर भी 1/RP इज़ ग्रेटर देन 1/R2, ठीक है। एक और बार कंफर्म कर लेते हैं, 1/R3 कर लेते हैं। 1/R3 मतलब कि 1/8 कितना आता है, 1/8 करने पर 0.125 आता है, जो ऑब्वियसली इससे बहुत छोटा है। तो यहाँ पर फिर से हमें मिल गया 1/RP इज़ ग्रेटर देन 1/R3। बट जब इसको उल्टा करेंगे, RP करेंगे, अब इसको उल्टा कर दो भाई, RP का वैल्यू निकालो। RP इक्वल्स टू कितना 40/33, जो कि कितना आता है 1.21 बार, है ना। अब R1 का वैल्यू तो इससे बड़ा आ गया था, है ना। अभी R2 का वैल्यू कितना है 5, तो 1 बड़ा है या 5 बड़ा है, ऑब्वियसली 5 बड़ा है। तो RP इज़ स्मॉलर देन R2। फिर R3 देखते हैं, R3 का वैल्यू 8 है, तो 1 बड़ा है या 8 बड़ा है, ऑब्वियसली 8 बड़ा है। तो यहाँ पर फिर से RP का वैल्यू R3 से भी छोटा है। प्रूफ हो गया हमारा, बस। तो हैंस वी कैन से RP इज़ द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस एमोंग ऑल। तो इसका वैल्यू सबसे छोटा होगा, तीनों में से सबसे छोटा, मतलब R1 R2 R3, ठीक है। तीनों में सबसे छोटा वैल्यू इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का होगा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। क्लियर हो गया, सिंपल सा है। इसके बाद हम अभी न्यूमेरिकल्स पर आ जाते हैं। तो आप क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर देख ही सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, पेज 185, पेज यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा, पेज 185 होगा न्यू बुक पर, ठीक है। और पेज 213 होगा ओल्ड बुक। अगर तुम्हारे पास ओल्ड बुक है तो पेज 13, और अगर तुम्हारे पास न्यू बुक है तो 185 होगा पेज। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम दोनों करेंगे अभी। तो पहला वाला तो बहुत ही ईजी है। पहले वाले में तुमको बस एक सर्किट डायग्राम करना है, सर्किट डायग्राम। Draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, an 8 ohm and a 12 ohm resistor and a plug key, all connected in series। बहुत सिंपल सा है। पहले तुमको रेजिस्टर्स ड्रॉ करने हैं, 3 रेजिस्टर्स गिवन है, सीरीज़ में बोला है सब कुछ कनेक्ट करें, तो सीरीज़ में ड्रॉ करोगे और क्या करोगे, है ना। इसके बाद बोला गया है कि एक, तो क्या क्या कंप्लीट हुआ, रेजिस्टर हो गया ना, रेजिस्टर हुआ, 8 ओम का हो गया, 5 ओम का हो गया, 12 ओम का ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए प्लग की और बैटरी 3 वोल्ट
सॉरी 2 वोल्ट्स ऑफ सेल। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लग की लगा लो आराम से। तो प्लग की तुम कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ लगा सकते हो प्लग की, ओपन प्लग की इज़ क्लोज्ड सो स्विच इज़ ऑन। तो यहाँ पर बोला कि सेल्स लगाने के लिए 3 सेल, तो ये एक सेल, दिस इज़ 1 सेल, ठीक है, इसे कहता हम एक सेल। यहाँ पर 3 सेल बोला, तो 1, फिर 2, फिर ये 3, ठीक है, 3 इसके बाद ख़त्म। और ये हमारा सर्किट। और कुछ चाहिए क्या? प्लग की हो गया, फिर बैटरी ऑफ 3 सेल्स, ठीक है, ऑफ 2 वोल्ट ईच हो गया, और कुछ नहीं, बस हो गया। तो देखो सेल मतलब क्या, सेल मतलब ये वाला, ये एक सेल, 1 सेल, दिस इज़ फर्स्ट सेल, इसके बाद सेकेंड शेल एंड दिस इज़ थर्ड शेल, ओके। तो बोला कि सारे के सारे 2 वोल्ट्स करके हैं, तो 3 वोल्ट, सॉरी 3 सेल्स हैं, तो 3 सेल्स का कितना होगा? अगर एक सेल का 2 वोल्ट है तो 3 इंटू 2 6 वोल्ट्स, तो ये होगा 6 वोल्ट का बैटरी। ये है प्लग की क्लोज्ड, इसके बाद ब्रैकेट में क्लोज लिख दो। इसके बाद ये है 2 ओम का रेजिस्टर, ये 5 ओम का, सॉरी 5 ओम का, 2 ओम का नहीं हो, 2 ओम का नहीं है, 5 ओम का है, ये 5 ओम का, और ये 8, और ये 12 ओम का, ओके। और कुछ नहीं, हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला था। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि देखो रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, फिर से ड्रॉ करेंगे। पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स and a voltmeter to measure the potential difference across 12 ohm resistor. What would be the readings in the ammeter and the voltmeter? तो फिर से रीड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन इस बार सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से नहीं होगा, क्योंकि इस बार तुमको एक एमीटर भी ज्वाइन करना पड़ेगा। और याद रखना एमीटर सीरीज़ में कनेक्ट होता है और वोल्टमीटर पैरेलल में। क्या मैंने बताया था? क्या मैंने ये बात बताई थी मैंने ये बात? नहीं बताया था क्या? अगर बताया है तो बताओ, अगर नहीं बताया तो मैं तो चेक कर लेता हूँ, नहीं तो बाद में पता नहीं चलेगा ना कि मैंने बताया था या नहीं। आई होप मैंने बताया था, शायद नहीं बताया था। बताया था क्या? नहीं बताया। तो अभी बता देता हूँ कि जो एमीटर होता है उसको सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। तो मैं डिफरेंस लिख दूंगा, ठीक है, डिफरेंस लिख दूंगा। तो एमीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। तो सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा, कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा? ये ऐसे सर्कल करके दे दो आराम से, ए लिख दो, ये यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ओके। ये बैटरी का प्लस है, ये बैटरी का माइनस है। इसके बाद बोला कि वोल्ट मीटर। अब याद रखना कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो वोल्ट मीटर को पैरेलली ज्वाइन किया जाता है, मतलब ऐसे सीरीज़ में नहीं, इसको ऐसे पैरेलल में ज्वाइन किया जाता है, लाइक दिस। लेकिन अभी किसका पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए बोला है? 12 ओम रेजिस्टर का। तो यहाँ पर एक पॉइंट तुम ले लो, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट, इन 2 पॉइंट के बीच में तुमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। मतलब रेजिस्टर के इन 2 पॉइंट के अक्रॉस, ये एक पॉइंट और
ये एक पॉइंट ऐसे सर्कल कर दो आराम से, और ये अपना वोल्ट मीटर रेडी। ओके, ये अपना वोल्ट मीटर रेडी। ये V लिख दो, यहाँ पर प्लस लिख दो, यहाँ पर माइनस लिख दो। ओके, तो अब क्या क्वेश्चन बोला कि व्हाट वुड बी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया था ना, व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एम मीटर एंड द वोल्ट मीटर। तो अभी एम मीटर में रीडिंग क्या होगा और वोल्ट मीटर में रीडिंग क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। तो एम मीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। तो हमें बस सिंपली इस सर्किट से फ्लो होता हुआ करंट का वैल्यू निकालना है। तो हमें वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट्स, तो लिख लेता हूँ गिवन वोल्टेज इक्वल्स टू 6 वोल्ट्स। अब रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर एस क्यों, बिकॉज रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर मैं चाहूँ तो इन तीनों रेजिस्टर्स के जगह पर एक सिंगल रेजिस्टर लगा सकता हूँ जो तीनों का काम करे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इसका रेजिस्टेंस पता लगाना पड़ेगा, जो कि होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन के बराबर, जिसका फॉर्मूला है दिस। तो यहाँ पर लिख लो कि R1 इक्वल्स टू 5 ओम, R2 इक्वल्स टू 8 ओम और R3 इक्वल्स टू 12 ओम, ठीक है। फिर यहाँ पर तुम लिख लो R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर 5 प्लस 8 प्लस 12 ओम, तो 13 प्लस 12 25 ओम, ठीक है, इतना ओम तो रेजिस्टेंस है इसका। तो टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो 25 ओम हो जाएगा। अब यूजिंग ओम्स लॉ मीन्स V इक्वल्स टू आई आर, यहाँ से करंट निकालो, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज है 6 और रेजिस्टेंस है 5, तो पॉइंट पे आएगा 0.24 समथिंग, 0.24 एम्पियर, ठीक है, इतना होगा करंट। तो ये होगा आंसर। चलो रुको, आंसर मत लिखो, यहाँ पर लिखना पड़ेगा तुमको, हैंस रीडिंग ऑफ एम मीटर। तो रीडिंग ऑफ एम मीटर इक्वल्स टू 0.24 एम्पियर क्योंकि हमें पता है कि एम मीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमें इस वोल्ट मीटर का रीडिंग बताना है एक्रॉस दिस रेजिस्टर। तो हमें पता है कि सीरीज में करंट तो सेम रहेगा, करंट डिवाइड नहीं होता, तो इस रेजिस्टेंस के अंदर से भी सेम 0.24 एम्पियर का करंट दौड़ेगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन इस जगह से जो रेजिस्टेंस उसको मिलेगी, किसको मिलेगी, करंट को, वो सिर्फ और सिर्फ 12 ओम होगा, ना कि 25 ओम, ठीक है। 25 ओम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज करंट को इस रास्ते से जाने पर कौन रोकेगा ज़्यादा, मतलब मेनली कौन रोकेगा, मैं बात कर रहा हूँ कि मेनली कौन रोकेगा, मेनली 12 ओम रोकेगा। इस इलाके में आने के बाद करंट को 8 ओम रेजिस्टेंस रोकेगा, इस इलाके पे आने के बाद 5 ओम रोकेगा, लेकिन इस इलाके में आने के बाद उसको 12 ओम रोकेगा। ओवरऑल टोटल कितना रोकेगा उसको, टोटल इसको 25 ओम रोकेगा। ओवरऑल की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन हम ओवरऑल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात करें कि 12 ओम रेजिस्टेंस को कितना रोकेगा। तो तुम बोलोगे भाई 12 ओम रेजिस्टेंस के साथ रोकेगा, ओके। तो यहाँ से हमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा, बिकॉज वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज, तो हमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो ईजिली देखो कैसे निकालना है। यहाँ से एक सर बाउंड्री बना देता हूँ। नाउ सी, नाउ वोल्टेज, तो देखो वोल्टेज नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ resistance offered by
R3 रेजिस्टर इक्वल्स टू 12 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि इक्वल्स टू आर लिख सकते हो, आर इक्वल्स टू अच्छा आर लिखने के होते हैं, R3 लिख दो, which implies R3 equals to 12 ओम। इसके बाद करंट flowing through R3 resistor equals to implies देके लिखो implies 0 I equals to 0.25 एम्पियर। अब लिखो ना है तुमको सिंस अभी करंट ऐसा क्यों हुआ 0.24 ही क्यों, सिंस करंट डजेंट डिवाइड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होता, ये खुद को डिवाइड नहीं करता। ओके, तो करंट डजंट डिवाइड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसलिए जो करंट पूरे सर्किट में दौड़ रहा है वही करंट उस रेजिस्टर से घुसेगा या फिर उसी रेजिस्टर से दौड़ेगा। नाउ यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग V इक्वल्स टू IR इम्प्लस देके लिखो वोल्टेज across 12 ओम रेजिस्टर इम्प्लाइज देकर V इक्वल्स टू करंट कितना था भाई 0.24, रेजिस्टेंस कितना था 12, इतना वोल्ट्स, मतलब कि 2.88 वोल्ट्स इज द आंसर। तो इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा 2.88। तुम गौर से देख ही सकते हो कि बैटरी कैसे अपना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो उसने इस रेजिस्टर के एंड पॉइंट्स पर 2.88 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो इसके ऊपर 6 वोल्ट दे देगा तो बाकी के रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस जो है, ये जो रेजिस्टर है, ठीक है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी अप्लायंस, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर हो सकता है। बल्ब हो सकता है, फ़ैन हो सकता है, अभी कुछ भी, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो सकता है, आयरन हो सकता है। आयरन मतलब वो जो कपड़ों को जो इस्त्री देते हैं ना, उस वाला आयरन की बात कर रहा हूँ मैं। तो रेजिस्टेंस अगर वोल्टेज वो सब के अंदर बराबर नहीं देगा तो बाकी के अप्लायंस नहीं चलेंगे, है ना। इसलिए वो सबको क्या करेगा, अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा देगा जिससे कि सबके अंदर से करंट फ्लो हो सके। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चंस करने बाकी हैं। तो अभी हम पहले वोल्ट मीटर और एम मीटर के डिफरेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम फिर से न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। तो वोल्ट मीटर और एम मीटर, देखो वोल्ट मीटर क्या करता है, नाम में ही वोल्ट है, मतलब क्या, ये पोटेंशियल डिफरेंस या फिर कह सकते हो वोल्टेज मेजर करता है, ठीक है, एक कंडक्टर के 2 एंड पॉइंट्स के बीच में। ओके, सो वोल्ट मीटर measures the potential difference
बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर। अब ये कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, वायर हो सकता है, कोई भी मेटल का पीस हो सकता है, ठीक है ना, कंडक्टर है। अब एमीटर क्या करता है? एमीटर जो होता है वो जो सर्किट में कितना करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, measures the electric current in the circuit। ये सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, दौड़ रहा है, ये एमीटर क्या करता है? मेजर करता है। ओके, इसके बाद सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज़ वोल्ट मीटर को पैरेलल में जॉइन किया जाता है, पैरेलल कम्बिनेशन में, ये याद रखना। वोल्ट मीटर मतलब पैरेलली जो कनेक्ट किया जाता है, पैरेलली connected in parallel across the ends of a resistor। कोई भी रेजिस्टर के एंड पॉइंट्स के पैरेलली इसको जॉइन करवाया जाता है या फिर कनेक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा, लाइक दिस। सपोज यहाँ पर एक रेजिस्टर है, ठीक है। तो इस रेजिस्टर के एंड पॉइंट्स पर, यहाँ पर सपोज एक पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर वोल्ट मीटर को ऐसे कनेक्ट किया जाता है। दिस इज़ वोल्ट मीटर, ठीक है। सपोज अभी ये रेजिस्टर एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो पैरेलली कनेक्ट किया जाता है वोल्ट मीटर को, लेकिन एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, मतलब वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। ओके, ammeter is connected in series in an electric circuit। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, लाइक दिस। सपोज यहाँ पर एक रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर के आगे भी लगाया जा सकता है, पीछे भी लगाया जा सकता है, बस बात यह है कि भाई ये सीरीज में होगा, ठीक है, एक के बाद एक होगा। मेन बात तो ये है। ओके, और ये हो गया लाइक दिस। ओके, इसका थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी हाई। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और एम मीटर का बहुत कम। एम मीटर, ओ सॉरी, रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर इज़ वेरी लो। अब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि रेजिस्टेंस जो होता है वोल्ट मीटर का वो बहुत ज़्यादा रखा जाता है, जबकि एम मीटर का रेजिस्टेंस बहुत, मतलब इट टेंड्स टू ज़ीरो, बहुत कम रखा जाता है। बट व्हाई?
ज़रा सोचो, एमीटर क्या करता है? करंट को मापता है ना, करंट को नापता है। तो अगर करंट को नापने के वक्त अगर करंट के रास्ते में गुंडे आ जाते हैं, रेजिस्टेंस आ जाता है, तो जितना करंट उस सर्किट से फ़्लो करना चाहिए, जितना करंट उस सर्किट से फ़्लो करना चाहिए, ये इस रेजिस्टेंस के वजह से उतना करंट फ़्लो नहीं कर पाएगा। तो जो अपना एमीटर है वो क्या करेक्ट रीडिंग दिखाएगा? जी नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज रुकावट बहुत है उसके रास्ते में, क्या बोलते हैं उसको, करंट के रास्ते में। तो एग्जैक्ट करंट का जो वैल्यू है वो एमीटर मेजर नहीं कर पाएगा, बिकॉज कुछ करंट रुकी हुई होंगी, मतलब कुछ करंट्स को रोक लिया जाएगा। ठीक है, गुंडे लोग कुछ लोगों को अपनी तरफ क्या करेंगे, पकड़ के रख लेंगे, है ना, पकड़ के रखेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे वो और नहीं आगे बढ़ पाएंगे, और आगे अगर नहीं बढ़ पाएंगे तो जितने लोग एक्चुअली में जाने वाले थे उस रास्ते से घर, वो अपने घर नहीं लौट पाएंगे, है ना। इसी कारण से एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम किया जाता है, जिससे कि रास्ते में कोई रुकावट ना हो, और जिससे कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ करंट, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ करंट एमीटर मेजर कर सके। इसलिए रेजिस्टेंस को एकदम लो किया जाता है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पाने के लिए। लेकिन वोल्ट मीटर में इसका उल्टा होता है। वोल्ट मीटर में ये इन्फिनिटी के बराबर वैल्यू होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों? बिकॉज ज़रा सोचो, हमने ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ में क्या कहते हैं? ओम्स लॉ में कहा जाता है करंट का फ्लो तब बढ़ेगा जब वोल्टेज बढ़ेगा, है ना। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ेगा जब करंट बढ़ेगा, है ना, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। बोथ आर ट्रू। फिर हमने ओम्स लॉ से इसको डिराइव किया, ऐसे रेजिस्टेंस से कांस्टेंट यूज़ किया। तो सोचो, अगर रुकावट, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो करंट का कुछ वैल्यू होगा। तो मान लेते हैं जो करंट का वैल्यू है वो 1 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, वो भी सपोज़ वो 0.1 ओम है। तो वोल्टेज कितना होगा? तुम बोलोगे वोल्टेज होगा 1 इंटू 0.1 मतलब 0.1, इतना रहेगा। इतना क्या रहेगा? इतना वोल्ट्स रहेगा, ओके। लेकिन ये वैल्यू जो है ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है वोल्टेज का। ऐसा क्यों? बिकॉज वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है दो एंड पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वैल्यू। अब इस केस में अगर करंट फ्लो करने लगता है उस जगह से, तो उन दो एंड पॉइंट्स पर जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब वोल्टेज है, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज चेंज कब होता है? जब करंट में चेंज आता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो अगर आई का वैल्यू कुछ 1 हो जाता है, ठीक है, तो वोल्टेज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, ओके। तो रेजिस्टेंस को ऐसे सेट किया जाता है कि ये वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, इन्फिनिटी के आसपास होगा, ओके, बहुत ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा कि कोई करंट उस सर्किट से फ़्लो नहीं कर पाएगा, मतलब बहुत कम करंट, नेग्लिजिबल अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, ओके, जिससे कि वोल्टेज में कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसी कारण से क्या होगा, इसी कारण से एग्जैक्ट जो वोल्टेज है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है ना, वो हमें पता लगेगा, और वही क्या करेगा, वोल्ट मीटर अपने
हमें रीडिंग दिखाएगा कि भाई इतना वोल्ट जो है इन दो एंड पॉइंट्स के बीच में इतना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर करंट फ्लो करेगा तो वोल्टेज में चेंज होगा थोड़ा सा, है ना। तो इसीलिए फॉर दैट पर्पस रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है, जिससे कि करंट एकदम ज़ीरो के बराबर हो जाता है, ठीक है, एकदम लगभग ज़ीरो के बराबर, नेग्लिजिबल अमाउंट, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज ही हम नाप सकें, बाकी और कुछ नहीं, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वोल्टेज नाप सकें। ओके, अब क्वेश्चंस करते हैं हम। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4, 5 करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम सॉल्व करते हैं। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पहले दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्शन किया गया है। तो ये दो रेजिस्टर्स हैं, इसका है वैल्यू 1 ओम और इसका वैल्यू 10⁶ ओम, तो बहुत ज़्यादा है। ओके, नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओह सॉरी पैरेलल बोला ना, सॉरी, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो पैरेलली कनेक्ट हमने कर दिया है। ओके, नाउ व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मीन्स ऐसा मुझे एक ऐसा रेजिस्टर चाहिए, ठीक है, ओनली वन, जो मुझे इन दोनों के बराबर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देयरफॉर 1 by RP equals to 1/1 plus 1/10⁶। तो 1 plus 1 by 1 plus 1/10⁶। एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम होगा 10⁶, और ये होगा 10⁶ प्लस 1। ये 1/RP का वैल्यू है। देयरफॉर RP का वैल्यू क्या होगा, 10⁶ बाय 10⁶ प्लस 1। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है 10⁶ कितना होता है, 1 लाख। ओके, 1 लाख होगा, 6 बार नहीं, सॉरी 1 लाख है ना, 10 लाख, 10⁶ तो 10 लाख होगा, सॉरी। तो ये 10 लाख है, 10 लाख प्लस 1 कितना हो गया, 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इतना वैल्यू आता है। तो अगर हम अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू को लें, तो इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 10 लाख ही होगा, है ना, अप्रॉक्सीमेटली, बिकॉज 1 को हम काउंट नहीं करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली तो ये 10⁶ ही रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज़ लेने वाले हैं। तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 10⁶, ऊपर तो है ही और नीचे भी 10⁶, which is equals to 1 ओम। ओके, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 1 ओम, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा राउंड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली लेना है, ठीक है, एस्टिमेशन। तो हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली लिया है, बिकॉज अगर मैं बोलूँ कि 100 और 101, तो ये दोनों लगभग इक्वल ही है, लगभग इक्वल है, बिकॉज
ये 1 का वैल्यू जो है, अगर हम इसको हम अप्रॉक्सीमेटली कर लेते हैं तो हम इसको 100 ही लिखेंगे। ओके, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस आपने अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लिया है। तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखो, कितना है, 3 रेजिस्टेंसेस हैं। ओके, 3 रेजिस्टर्स हैं। ओह सॉरी, ये तो ए है, ये बी। तो पहला ये लो, मैं पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ओके, रेजिस्टेंस हो चुके हैं, ड्रॉ कर चुका है रेजिस्टर्स। इसके बाद एक का वैल्यू है 1 ओम, दूसरे का है 10⁻³ ओम, और ये हो जाएगा 10⁻6 ओम। ठीक है, नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो देयरफॉर 1/RP इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/10³ प्लस 1/10⁻6। अब यहाँ से एलसीएम होगा 10⁻6, ये होगा 10⁻6, ये डिवाइड होगा 10⁻3 और ये डिवाइड होगा 1। तो अब इसका वैल्यू कैसे निकालें, है ना। तो इसका वैल्यू तुम, ये तो 10⁻6 मतलब 10 लाख, और 10⁻3 मतलब 1000 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10⁻6 रखो इसको, ये ऊपर का होगा 1001001 बाई 10⁻6। ओके, 10⁻6। तो अभी गौर से देखें तो 1001001 बाई 10⁻6 से 10 लाख। अब इसको हम थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो लगभग इसका वैल्यू 0.999 ओम आता है। ठीक है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 1 ओम। ठीक है, 1 ओम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी नहीं है, बस आपको मैंने करवाया कि ऐसे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, तब क्या करना है आपको। ओके, वेट, थोड़ा सा वेट, यहाँ पर मैंने गलती किया है, एक छोटा सा गलती। एक्चुअली काटो मत, इसको यहाँ पर लिखो कि ये 1/RP का वैल्यू जो है ये इतना है। सो देयरफॉर RP का वैल्यू होगा इसका उल्टा, तो 10 लाख बाय 1001001। ठीक है, अब होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना के बराबर। ओके, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको थोड़ा सा देख के जाना कि कैसे करना है इसको। ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, क्या पता, है ना। तो बी केयरफुल एंड करो ऐसे क्वेश्चंस। ओके, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ohm, a toaster of resistance this and a water filter of resistance this are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electron ion connected to the same source that takes as much current as all three appliances, and what is the current through it? तो सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 2। बोला है कि क्या क्या कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक लैम्प, टोस्टर और वाटर फिल्टर। तो पहले तुम पैरेलल कनेक्शन में है तीनों, तुम पैरेलल कनेक्शन को दिखाओ।
इसके बाद पहले वाले का है 150 और दूसरे का 500। 100 ओम, ये 50 ओम और ये 500 ओम। ठीक है, तो इन सबको पैरेलली कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट के, 220 है ना, 220 वोल्ट्स। तो थोड़ा ज़्यादा दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। 1 2 3 4 5, वही टेढ़ा हो गए। ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। तो ये है 220 वोल्ट्स और इनको कनेक्ट किया गया है। नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन connected to the same source that takes as much current as all three appliances and what is the current through it। मतलब पूछा गया है भाई साहब कि एक इलेक्ट्रिक आयरन को अगर मैं इसी 220 वोल्ट से सेम सोर्स से लगाऊं और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उतना ही करंट कंज्यूम, इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो उतना ही इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम करे जो ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू हमें निकालना है। ओके, एंड नाउ फॉर दैट यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन, बिकॉज इन सब का मिलाकर जो रेजिस्टेंस होगा वो एक खुद अकेला एक इलेक्ट्रॉन आयरन का होने वाला है जो इन तीनों के बराबर करंट कंज्यूम करेगा। ओके, तो इसलिए हमें इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालना है। नाउ R1 इक्वल्स टू 100 ओम, R2 इक्वल्स टू 50 ओम, R3 equals to 500 ohm and voltage equals to 220 volts. Now 1 by Rp equals to 1 by R plus 1 by R2, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, 1 by 100 plus 1 by 50 plus 1 by 500। एलसीएम ले लो तो 500 होगा, 5 10 प्लस 1। एक्चुअली बोला जाए तो हम एक्चुअली उस इलेक्ट्रिक आयरन का इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस नहीं निकाल रहे हैं, हम बस ये निकाल रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट कंज्यूम करेगा। ओके, तो एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन ही है कि ये आयरन इन तीनों के बराबर करंट कंज्यूम करेगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा इन तीनों मिलकर कितना करंट कंज्यूम कर रहा है। ओके, कितना करंट ये खा रहा है, खा नहीं रहा, मतलब कितना करंट इससे पास हो रहा है वो निकालना है। तो देखो, यूजिंग ओम्स लॉ, यहाँ से वोल्टेज 220 वोल्ट, करंट हमें नहीं पता कितना खाता है ये लोग, और ये होगा रेजिस्टेंस आरपी लिख दो, तो ये हो जाएगा 500/16। ओके, तो इतना करंट इस सर्किट से, पूरे सर्किट से फ्लो कर रहा है, तो हमें निकालना है ये। तो ये 25 11 और तो कुछ दिख नहीं रहा, तो ये ये हो जाएगा 11 × 16/25, जो 7.04 अप्रॉक्सीमेटली इतना वैल्यू आता है, इतने एम्पियर।
तो ये तीनों अप्लायंसेस, ठीक है, इन तीनों अप्लायंसेस से कितना करंट जा रहा है ना, मतलब इस सर्किट से एक्चुअली में कितना करंट जा रहा है अगर इलेक्ट्रिक आयरन को लगाया जाता है। सो फिर से रिकैप करता हूँ। हमने पहले क्या निकाला, हमने पहले ये निकाला कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने देखा कि ये तीनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, ठीक है। तो दिस इज़ द रेजिस्टेंस दैट इज़ ऑफर्ड, ठीक है, इन दिस सर्किट। ओके, टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट कंज्यूम करेगा या फिर कितना करंट उसको चाहिए, ठीक है, वो हमने निकाला। कैसे? यूजिंग ओम्स लॉ। हमने देखा कि अगर हम यहाँ पर एक आयरन लगाएंगे, ठीक है, तो वो उसके अंदर भी एक रेजिस्टर होगा, रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो सर्किट का तो रेजिस्टेंस हमें पता है 500/16, और सर्किट को एक 220 वोल्ट के सोर्स से भी कनेक्ट किया गया है। तो इस इलेक्ट्रिक आयरन से कितना करंट फ्लो करेगा वो हम निकाल सकते हैं। तो हमने निकाला कि इलेक्ट्रिक आयरन से इतना करंट वो फ्लो करेगा, ठीक है। तो हैंस फाइंड अच्छा हैंस current flowing through the electric iron I equals to 7.04 एम्पियर। ये एक आंसर आ गया हमारा यहाँ से, ठीक है। व्हाट इज द करंट थ्रू इट, ये तो आंसर आ गया अपना। अब हमें ये निकालना है कि इस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हमने क्या किया, हमने कहा गया, हाँ, हमने इन सब को हटा दिया, अभी इन सब अप्लायंसेस को हटा दिया। हमें बताया कि अभी इस सर्किट से इतना रेजिस्टेंस है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया था, और 220 वोल्ट तो है ही। तो तीनों अप्लायंसेस मिलाकर कुछ रेजिस्टेंस 500/16 रेजिस्टेंस टोटल ऑफर कर रहे थे। अच्छा तो हमने इसको हटाया। हटाने के बाद अभी हमने यहाँ पर एक नया सा इलेक्ट्रिक आयरन लगा दिया, ऐसे करके कनेक्शन दिया। आयरन के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि रेजिस्टेंस हर एक अप्लायंसेस के अंदर होता है। ओके, अब उस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है वो निकालना है। अब सोचो, सर्किट भी सेम है क्योंकि वोल्टेज सेम है, और ओम्स लॉ कहता है कि जब तक वोल्टेज सेम है तो उस सर्किट से सेम करंट फ्लो करेगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस सर्किट से अभी भी 7.04 एम्पियर का करंट ही दौड़ रहा है। तो वोल्टेज है अपने पास, करंट है, तो हम इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग द ओम्स लॉ अगेन। ओके, सो नाउ I equals to, for electric iron, current equals to 7.04 एम्पियर, और वोल्टेज तो अपना 220 वोल्ट्स है। तो यूजिंग V equals to IR, it implies resistance equals to V by I, 220 by 7.04 equals to 31.25 ओम, ठीक है। इतना होगा उस इलेक्ट्रिक आयरन का
रेजिस्टेंस। तो इस इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर मतलब वो जो रेजिस्टेंस रुकावट पैदा करेगा करंट के रास्ते में, वो कितना होगा, वो 31.25 ओम का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन 3 resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm। तो देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी करेंगे कि कैसे सजाना है रेजिस्टर्स को, मतलब तुमको ये बताना है कि तुमको इसको पैरेलल सीरीज़ में कनेक्ट करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, पैरेलल कनेक्शन करना है, या सीरीज़ कनेक्शन करना है, या फिर मिक्स्ड कनेक्शन करना है। ओके, क्या मैंने यहाँ पर मिक्स्ड सीरीज़ लिखा था? आई होप सो। मिक्स्ड सीरीज़ नहीं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, क्योंकि मिक्स्ड सीरीज़ कुछ होता ही नहीं है, सीरीज़ तो अलग सा है, ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन या फिर कनेक्शन। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इसको करने के लिए हमेशा एक रफ़ कर लो पेंसिल से। ठीक है, एग्ज़ाम कॉपी में। तो तुमको गिवन है R1 है तुम्हारे पास 236 है ना, 236, 2 ओम, R2 है 3 और R3 है 6 ओम। अब इनको तुम कैसे सजाओगे जिससे कि जो इक्विवेलेंट या फिर टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, वो पहले तो 4 ओम आना चाहिए और एक और में 1 ओम आना चाहिए। तो मैं आपको एक टिप्स बता देता हूँ कैसे करना है। ऐसे आपको देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है 4 ओम, ठीक है, और 1 ओम। आपको चेक करना है कि जो क्वेश्चन में जितना वैल्यू गिवन है, ठीक है, क्या वो वैल्यू रेजिस्टेंस जितने भी हैं आपके पास कनेक्ट करने के लिए आपको बोला गया है, क्या उनमें सबसे बड़ा वैल्यू है या सबसे छोटा वैल्यू है। तो 4 क्या है, 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, लेकिन 6 से छोटा है। तो दिस इज़ नॉट द हाइस्ट वैल्यू अमॉन्ग ऑल द 3 वैल्यूज़। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन जितने भी रेजिस्टेंस है उनमें से सबसे बड़ा नहीं होता है, तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि आपको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में ही सिर्फ आप इसको कनेक्शन कर सकते हो, जिससे कि आपको आंसर मिलेगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि हमेशा यही ट्रिक यूज़ होता है। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हो कि 1 ओम चाहिए। ज़रा रिकॉल करो, मैंने आपको बोला था कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वो जितना भी रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है उनसे सबसे बड़ा वैल्यू आता है हमेशा सीरीज़ में। और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, वो जितना भी रेजिस्टेंसेस हैं क्वेश्चन में गिवन उनसे सबसे छोटा वैल्यू होता है, उनमें से सबसे छोटा वैल्यू। तो गौर से देखो, ये 1 ओम है जो 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है। तो 2 सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है इन तीनों में से, उससे भी छोटा वैल्यू है ये। मतलब कि इसको हमें कैसे कनेक्शन में कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में। तो ये वाला तो पैरेलल है, कंफर्म है, और ये वाला मिक्स्ड है। आइए देखते हैं क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं। अगर ठीक नहीं है तो देखते हैं, अगर ठीक होता है तो यही ट्रिक आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 रोमान ए है ना। तो पहले मिक्स्ड करते हैं। अभी मिक्स में भी 2 तरीके के हैं ना, एक है भाई पहले का एक सीरीज़ में, फिर बाद के 2 पैरेलल में, है ना। ऐसे एक ऑप्शन है।
और दूसरा ऑप्शन है पहले के दो पैरेलल में और बाद का एक सीरीज़ में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको करते हैं, ठीक है। ये वाला पहले ट्राई करके देखते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो R1 कितना था, R1 है 2 ओम, R2 है 3 ओम, और ये लास्ट वाला है 6 ओम। ओके, लेट्स सी क्या होता है। तो सिंस R1 and R2 are connected in parallel, therefore 1 by Rp equals to 1 by R1 plus 1 by R2, 1 by 2 plus 1 by 3, LCM 6, 3 plus 2 5 by 6। तो therefore Rp का वैल्यू होगा इसका उल्टा 6 by 5। ओके, ये Rp का वैल्यू आ जाता है 6 by 5। और याद रखना मैं ये सब रफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग को ये रफ़ में करना है। तो Rp आ गया 6 by 5। अब ये हट गया, एक नया रेजिस्टर लग गया यहाँ पर। अब ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर हैं सीरीज़ में, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा RS 6 by 5 प्लस 6, जो कि हो जाता है 5 LCM 6 प्लस ये हो जाएगा 36 by 5 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 4। तो इसका आंसर ऐसे नहीं होगा, तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज मतलब वैसे चेंज नहीं करो, बस यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज कर दो, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज करके देखो कैसा होता है, देखते हैं कितना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर 3 देता हूँ, 3 ओम, और यहाँ पर 6 देता हूँ, और यहाँ पर लास्ट में 2 देता हूँ, तो देखता हूँ कैसा होता है। तो 3 और 6, तो यहाँ पर Rp का वैल्यू, ये तो हाफ आ गया ना, तो Rp का वैल्यू हो जाएगा हाफ का उल्टा, मतलब 2 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो जाएगा जो RS होगा वो होगा Rp प्लस R3। Rp का वैल्यू 2 और R3 का वैल्यू भी कितना है, इसको हटाओ, R3 मत लिखो नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला R3 का वैल्यू 6 है ना। तो यहाँ पर 2 और 2 होने से 4 ओम, ठीक है। इतना होगा इसका टोटल रेजिस्टेंस, हो गया। तो ऐसे आपको करना है। तो पहला तो आ गया, अभी सेकंड वाला तो पक्का पैरेलल है। एक पैरेलल कनेक्शन दिखा देता हूँ।
तो पैरेलल में इसको 2 ओम दे देता हूँ, इसको 3, इसको 6। 1/RP इक्वल्स टू हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम क्या होगा? 12 होगा शायद, नहीं, एलसीएम में 12 भी होगा। 12 होने से ये होगा 6, ये 4 और ये 2। ट्वेल्व बाई 12 1 ओम हो गया। बोला था ना पैरेलल में होगा। तो हो गया। इतना भी ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, आप कर सकते हो, इसलिए मैं ज़्यादा सीरियसली करवा नहीं रहा हूँ ये सब। आप लोगों को आता है, आई नो दैट, आई हैव होप, आई हैव फेथ इन यू ऑल, दैट्स वाई आई नॉट डूइंग दिस थिंग्स वेरी वेरी सीरियसली। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर हो, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। What is the highest and the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance? This is okay. तो याद रखना कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस तभी मिलेगा जब तुम सीरीज़ में कनेक्शन करोगे, और लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस तब मिलेगा जब तुम पैरेलल में करोगे। ठीक है, तो तुमको लिखना है कुछ ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, पहले लिख लो भाई 4 कॉइल्स। अच्छा, इसको R1 R2 लिख दो, अच्छा होगा। R1 4 ओम, R2 8, इसके बाद R3 12, R4 इक्वल्स टू 24 ओम। ठीक है, अब रोमन ए, द हाईएस्ट resistance can be obtained or secured by connecting them in series. Therefore, now using RS equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4. Okay, 4 plus 8 plus 12 plus 24 ohm, तो इट विल बी प्लस करने के बाद 48 ओम। ठीक है, तो हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस, वो होगा 48 ओम। ये एक आंसर है। और सबसे लोएस्ट कैसे होगा? लोएस्ट होगा पैरेलल कनेक्शन से। तो द, कॉपी कर लो इसको ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द लोएस्ट can be obtained or secured by connecting them in parallel. Okay, so now using 1 by RP equals to 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3 plus 1 by R4, 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 12 plus 1 by 24। ठीक है, तो इसके बाद एलसीएम क्या होगा देख लेते हैं। एलसीएम होगा 24,
6 3 2 + 1 12/24 1/2, तो उल्टा कर दो तो RP मिल जाएगा 2 ओम। ठीक है, अब तुम इसको फिर से रीचेक कर सकते हो वेरिफिकेशन के लिए। कैसे? जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हें मिला है, क्या वो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है? तो देख सकते हो कि 2 ओम 4 8 12 और 24 से सबसे छोटा कौन है इनमें? 4 है। 4 से भी छोटा 2 ओम है। ठीक है, तो सबसे छोटा है ये हो गया वेरीफाई। अब 4 8 12 24, इनमें सबसे बड़ा 48 है। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा कौन है? 24। इससे भी बड़ा है 48। तो ऑब्वियसली ये पूरा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, वेरिफिकेशन की आंसर एकदम परफेक्ट है। तो ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 1 भी जस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस, और बाकी का तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 थियोरेटिकल है, इसको मैं अभी डिस्कस बाद में करूँगा। अब स्क्रीन पर देख सकते हो तुम्हारे ही एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन है। ओके, तो ये पेज ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे दौड़ भी नहीं दिखेगा, हाँ ऐसे दिखेगा। पेज 193 फॉर न्यू बुक and page 221 for old book. ठीक है, तो चलिए इसको शुरू किया जाए। वेट, क्या मैंने पिछले वाले इसका पेज नंबर बोला था? नहीं बोला था तो लिख लो। इसका पेज है पेज नंबर 188 फॉर न्यू बुक्स एंड पेज 216 फॉर ओल्ड वन। ओके, अरे बाप रे, अच्छा कोई बात नहीं, इसको मैं डीप कर देता हूँ। ठीक है, अब समझ में आएगा। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी देखो कैसे करना है। ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 5 equal parts and these parts are then connected in parallel if the equivalent resistance of this combination is R dash, then ratio of R upon R dash is कितना होगा? तो बोला है कि पहले एक वायर था। ठीक है, पहले एक वायर था, पहले एक वायर था, सपोज ऐसा। ये लो, ठीक है, ये अपना पाइप है, सॉरी पाइप नहीं, सॉरी वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R। ठीक है, हो ही सकता है भाई, कैपिटल R। अब इसको 5 इक्वल टुकड़ों में, पार्ट्स में काटा गया। सपोज ये छोटा सा पार्ट यहाँ से यहाँ, ठीक है, कुछ छोटू मोटू सा पार्ट है लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसे करके और भी 5 बराबर इक्वल बराबर ऐसे पाइप्स हैं।
बराबर ऐसे पाइप से। अब इनको क्या किया गया है कि इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो इनको पहले हम इनको हम पैरेलली कनेक्ट कर लेते हैं। पैरेलली कनेक्ट कर लेते हैं। ओए कनेक्ट करने के बाद सर्किट लगाएंगे आराम से। तो कनेक्ट कर दिया है कुछ ही बैटरी के साथ। कुछ भी बैटरी की ज़रूरत है नहीं वैसे भी, लेकिन फिर भी दिखा दिया है। तो इसका सपोज़ वोल्टेज V है, तो इसके साथ इसको कनेक्ट करो। अब मुझे बताओ कि इन पांचों के पांचों जो इक्वल पार्ट्स में, मतलब इक्वल वायर हैं छोटे छोटे, इनका रेजिस्टेंस कितना होगा मुझे बताओ। बड़े वाले वायर का तो रेजिस्टेंस कैपिटल R है। अब इन छोटे बराबर इक्वल पार्ट्स का कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? कितना होना चाहिए और कितना होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे मुताबिक कितना होना चाहिए? और ज़रा सोचो कितना होना चाहिए। मैं एक हिंट देने वाला हूँ, वो है कि रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डायरेक्ट लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी भी कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इससे समझ जाओ कि कितना हो सकता है। ठीक है, अगर समझ लिया है तो मैं बता देता हूँ। तो एज वी नो दैट रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के लेंथ के बराबर होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी कारण से अगर लेंथ 5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम, मतलब लेंथ अगर 5 से डिवाइड हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी 5 से डिवाइड हो जाता है। ओके, मतलब लेंथ 5 से डिवाइड कैसे हुआ? बिकॉज देखो टोटल लेंथ था इसका L। अब इसको 5 टुकड़े किए गए ऐसे लाइक दिस, 1 2 3 4 5। तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस, हर एक पार्ट को हम क्या कहेंगे? L/5। ठीक है, बिकॉज एवरी पार्ट आर इक्वल। ठीक है, तो हर एक पार्ट होगा L/5। और लेंथ के साथ रेजिस्टेंस भी प्रोपोर्शनल होता है। सो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस भी हो जाएगा R/5। ठीक है, तो लाइक दिस रेजिस्टेंस ऑफ ईच इक्वल पार्ट इज R/5, कैपिटल R/5। अब इनका, क्योंकि इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो समझ सकते हो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। यूजिंग 1/RP इक्वल्स टू 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। अब देखो सेम वैल्यू 5 बार है, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/R/5 इंटू 5। ठीक है, अब 1 डिवाइडेड बाई R/5 कितना होगा? 5 चला जाएगा एकदम ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/R इंटू 5, सो 25/R।
ठीक है। तो ये तो था भाई अपना 1/rp का वैल्यू, है ना। ये तो था अपना 1/rp का वैल्यू। तो यहाँ से rp का वैल्यू क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मीन्स कैपिटल R/25। लेकिन 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 क्वेश्चन में ऑलरेडी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू R डैश गिवन है। तो लिखो बट RP इक्वल्स टू R डैश गिवन, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो इसका मतलब दोनों बराबर होंगे। तो R/25 इक्वल्स टू R डैश। हमें क्या निकालने के लिए बोला, हमें R/R डैश निकालने के लिए बोला। तो सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ लाएंगे, 25 को यहाँ भेजेंगे। तो R/R डैश इक्वल्स टू 25 ऊपर चला जाएगा तो 25। सो देयरफॉर R/R डैश इक्वल्स टू 25। तो इसका आंसर होगा 25, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ही आज का वीडियो हम यहाँ पर एंड करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम न्यूमेरिकल से करेंगे, बिकॉज इस चैप्टर का मेन जो जगह है वो यही वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, चकाचक हो जाए। और मैं दुआ करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को एन्जॉय आप लोगों ने किया होगा, और अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इससे भी बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।